नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मिथिलेश्वर जी की कहानी हरिहर काका। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो माथा उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर माथा झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनः स्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हरिहर काका से मैं गहरे जुड़ा हूं। अपने गांव में जिन चंद लोगों को सम्मान देता हूं, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरे जुड़ाव के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह कि वे मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा यह कि मेरी माँ बताती है, बचपन में वो मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाते। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार वे मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती उनके साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से इतनी गहरी दोस्ती उनकी नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों। उनकी स्थिति कुछ वैसी ही हो गई है। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है वह यह समझ नहीं पा रहे कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे सुनाकर मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। माँ कहती है, गूंगेपन का शिकार आदमी दो तरह से होता है, एक जन्मजात और दूसरा परिस्थिति प्रदत्त। यह दूसरा गूंगापन ज्यादा भयावह और पीड़ादायक होता है। बहुत कुछ कहने के लिए आदमी भीतर से उबलता रहता है, अंतर में आंधी चलती रहती है, बवंडर उठते रहते हैं, लेकिन मुंह से बोल नहीं फूटते। मुंह पर तो बाहर से ताला लगा दिया जाता है। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे? यह कौन सी स्थिति है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूं, क्योंकि उसके बिना यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। मेरे गांव में सभी जातियों के लोग नहीं रहते। जो हैं उनमें बड़ी जाति के ब्राह्मण, भूमिहर, राजपूत और कायस्थ तथा छोटी जाति के डोम, चमार, रजवार, कहार, नाई, बढ़ई, मुसहर, लोहार आदि। हालांकि बहुलता मेरे गांव में बड़ी जाति के लोगों की है। उनकी तुलना में छोटी जाति के लोगों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं। मेरे गांव की कुल आबादी लगभग 2,500-3 हजार होगी। मेरे गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। पहला गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, दूसरा गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और तीसरा गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। मेरे गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो पुरानी कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे।
वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। गांव के लोगों से मांग कर खा लेते और गांव के लोगों के अंदर पूजा पाठ की भावना जागृत करते। बाद में लोगों ने आपस में चंदा एकत्रित कर यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे यह गांव बसता गया और इसकी आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे इस मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिसको सफलता मिलती, वह खुशी में ठाकुर जी के ऊपर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाता। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देता। यह परंपरा तब से आज तक जारी है। गांव के अधिकांश लोगों को इस बात का पक्का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसीलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। मेरे गांव के और आसपास के धार्मिक लोगों की एक समिति बनी है जो ठाकुर जी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। मेरा गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुर जी के अहाते में तंबू टंग जाता है। फिर गांव के लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत सम्मिलित रूप से अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली पर पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगौन निकालकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। ठाकुर बाड़ी के साथ मेरे गांव के अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी जाना भी बंद कर दिया है। हालांकि पहले वे अक्सर ही ठाकुर बाड़ी जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी जाता हूँ, लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना। भोले भाले ग्रामीणों को अपनी बातों में उलझाए रहते और अपनी इन्हीं फालतू बातों को प्रवचन की संज्ञा देते हैं। ऐसे कामचोर लोगों का महत्व मेरी नजर में 2 कौड़ी का नहीं। मैंने देखा है जिन लोगों की शादी नहीं हुई और जो काम करना नहीं चाहते, वैसे ही लोग बाल दाढ़ी बढ़ाकर साधु हो जाते हैं। फिर आराम से किसी मठ या मंदिर में बैठकर तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। साथ ही सामाजिक दृष्टि से सम्मान के पात्र भी बने रहते हैं। मैं घोर आस्तिक हूं। ईश्वर की सत्ता पर मेरा पक्का विश्वास है, लेकिन ईश्वर के नाम पर अपना पेट पालने वाले ऐसे पाखंडी साधु कभी मेरे विश्वास पात्र नहीं बन सकते। इस विषय पर हरिहर काका के साथ भी मैं कई बार बातें कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने हर बार यह कहकर मुझे चुप करा दिया है
ऐसा नहीं कहना चाहिए। साधु संतों को ऐसा कहने से दोष लगता है। हालांकि मैंने महसूस किया है, हरिहर काका के मन के किसी कोने में मेरी बात जचती अवश्य है, लेकिन आधुनिक शिक्षा से वंचित, परंपरा और संस्कार में आकंठ डूबे वे इतनी जल्दी मेरी बात मानते भी तो कैसे? उसके लिए तो पर्याप्त समय की जरूरत थी। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका को छोड़कर सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं, 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। भाई के बच्चे हैं, फिर उन्हें निर्वंशिया कहने की किसकी मजाल? वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के नाम पर कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर वे लोग निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में रहते आ रहे हैं। हरिहर काका की दोनों पत्नियों की मृत्यु के बाद उनके तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि वह हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की उन्हें तकलीफ न होने दें। लेकिन औरतों को तो फकत अपने मर्दों के सिवाय और कोई नजर ही नहीं आता। प्रारंभ में तो वे कुछ दिनों तक हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची चीजें आती। कभी कभी तो रूखा सूखा खाकर ही हरिहर काका को संतोष करना पड़ता। इस पर भी औरतें पीठ पीछे भुनभुनाती फुसफुसाती, जैसे हरिहर काका को वे दोनों जून का खाना क्या खिलाती हैं, उपकार करती हैं। हरिहर काका की तबीयत अगर खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते। वह तो औरतों पर निर्भर थे कि उनकी औरतें हरिहर काका की सेवा टहल करती होंगी। लेकिन औरतें तो हरिहर काका का हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े उन्हें स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर हरिहर काका की आंखें भर आती। उनकी पत्नियां थीं तो इस घर में उनकी कितनी इज्जत थी। कभी अपने से लेकर 1 गिलास पानी भी उन्होंने नहीं पिया था। उन्हें लगता कि कहने के लिए इतना बड़ा परिवार है, अपनी जोरू के अतिरिक्त कोई अपना नहीं। भाइयों के परिवार से हरिहर काका के मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई और फिर एक दिन विस्फोट हो ही गया। बर्दाश्त करते करते उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले हरिहर काका के भतीजे का एक दोस्त उनके गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में हरिहर काका के यहाँ 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थीं। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुईं। सबों ने खाना खा लिया। हरिहर काका को कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाकर खलियान चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि उनकी पत्नियों ने हरिहर काका को पहले ही खिला दिया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। थाली उठाकर उन्होंने बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी हरिहर काका के भाई की पत्नियां
लड़कियां बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आईं। इधर हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। तुम सब समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उससे तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। आदि हरिहर काका जिस वक्त यह बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। महंत जी के कान तो जैसे वर्षों से ऐसे संवाद की प्रतीक्षा में थे, उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दालान तक उन्हें नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही वे मिल गए। गुस्से में घर से निकल खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान नहीं जाने दिया। वापस अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए हो। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को दोगे, तब वे तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूं। तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो। सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे, तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ तुम्हारी भी आरती लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह बता रहा हूं। हरिहर काका देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे थे महंत जी। कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर ना दें तब क्या हालत होगी? उनके जीवन में तो यह स्थिति है। मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा? सीधे सीधे हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम पर लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में ईश्वर के लिए कुछ नहीं किया, अंतिम समय में तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है। उनको न देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। हरिहर काका ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह पर वार किया है। इसके बाद उस वक्त
ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर महंत जी ने यह आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर हरिहर के आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को समझा दिया कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। फिर तो ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तो उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वह खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को तुम लोग यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है। ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन हरिहर काका के भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बारी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बारी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः हरिहर काका के भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसा पहले उन्होंने कभी नहीं खाया था। घी चूते, मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से हरिहर काका के मन में शांति पहुंचाते रहे। एक ही रात में ठाकुर बारी में हरिहर काका ने जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में नहीं पाया था। इधर दूसरी तरफ हरिहर काका के तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन अगर हाथ से निकल गई तो वह फिर कहीं के न रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बारी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह पुनः वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या है? इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा पटक गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आओ भगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर। हालांकि हरिहर काका अब तक यह समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की जरूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा और न हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कोई अंत नहीं। हर जगह हरिहर काका का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं। जब अपनी देह से कोई औलाद नहीं
तो अपनी जायदाद ईश्वर को ही सौंप देनी चाहिए। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, सारे परिवार की आशा टिकी रहती है। अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी गांव को नहीं मिला था। इसीलिए गांव के लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थीं। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू तू और मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते कि हरिहर काका अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दें। तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के थे, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े थे। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती थे। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान थे जिनके यहाँ हरिहर काका जैसे औरत मर्द पल रहे होते। पूरे गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। इधर भावी आशंकाओं के मद्देनजर हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दें। इस गांव में उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन? इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों न हो। उदाहरण के रूप में हमारे सामने अपने गांव और इलाके में कुछ ऐसे लोग नजर आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहां कहीं उन्हें एकांत में पाते कह उठते, विलंब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बै कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर जी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। लेकिन हरिहर काका न हां कहते और ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वह महंत जी की कृपा से ही। और हां तो उन्हें कहना है नहीं, अपनी जिंदगी में अपनी जमीन किसी को नहीं लिखनी। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी को लग रहा था हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में उसका अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी थे। 2 खून करके 10 साल जेल की सजा काट चुके थे। जेल से छूटने के बाद साधु हो गए। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गनासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके।
हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी हरिहर काका को लेकर चंपत हो गए। मेरे गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न गांव के इतिहास में सुनी ही थी। सारा गांव जाग गया। हरिहर काका के भाई के शुभचिंतक तो उनके यहां जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकानों की छतों पर एकत्रित हो आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई तैयार होकर अपने लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़े। अपने प्रति उत्पन्न मतित्व से उन्हें लगा यह काम महंत का है। वह मैं दल बल सहित ठाकुर बारी जा पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें बिल्कुल खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुर बारी का मुख्य फाटक बंद था। वहां के वातावरण में उन्हें रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। अब हरजाने की मोटी रकम लेकर वह हरिहर काका को मुक्त करेंगे। हरिहर काका की खोज में उनके लोग अब किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बारी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। अचानक सबके कान खड़े हो गए। फिर एक क्षण में ही उन्हें यह लग गया कि हरिहर काका इसी में हैं। अब क्या सोचना। ठाकुर बारी का फाटक वह पीटने और चिल्लाने लगे। बस इसी समय ठाकुर बारी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। जवाब के लिए उन्होंने अपने हथियार संभाले, लेकिन उनके हथियार संभालने के पहले ही ठाकुर बारी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। हरिहर काका के भाइयों की जमात के एक मजबूत नौजवान के पैर में गोली लग गई। वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग निकले। अब सिर्फ हरिहर काका के तीनों भाई बच गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। इसीलिए वह कस्बे के पुलिस थाना की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुर बारी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए अंगूठे के निशान के माध्यम से ही उनकी मिल्कियत ली जा रही थी। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए थे। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। अपना खून अपना ही होता है, गैर खून कभी अपना नहीं हो सकता। हरिहर काका ठाकुर बारी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। एक और ठाकुर बारी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और समझाने का कार्य चल रहा था। दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बारी आ पहुंचे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बारी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बारी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुर बारी अगर छोटी होती तो पुलिस के जवान उसे आसानी से घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बारी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था जब वह पुलिस के साथ ठाकुर बारी पहुंचेंगे तो ठाकुर बारी के भीतर से हमले होंगे और डाकू रूपी साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बारी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बारी का फाटक खोलने
तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर अचानक सुबह के एकदम तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु से हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उनसे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार वह एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वह देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुर बारी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, लेकिन उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बारी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई अब एक ही साथ चिंतित, परेशान और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुर बारी के महंत और साधु संत हरिहर को लेकर कहां भाग गए? अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च कर हरिहर के भाई पुलिस ले आए थे। पुलिस के आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब हरिहर को वे आसानी से अपने घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी सबसे पहले की गई। बाद में जिन कमरों की चिटकिनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया, लेकिन एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस के जवान और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं। जब उससे पूछा गया, इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए, साथ ही उस कमरे का ताला तोड़ना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। कमरे के भीतर से धक्का लगाया जा रहा है, जरूर अंदर कोई है। रहस्योद्घाटन के लिए सब बेचैन हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा जब खोला गया तब कमरे के भीतर हरिहर काका को जिस स्थिति में उनके भाइयों ने पाया उसे देखकर उनका खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे उन्हें नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया गया था। पुलिस के आने की आहट पा हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। हरिहर काका को बंधन मुक्त किया गया और उनके मुंह से कपड़े निकाले गए। अब हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत, पुजारी तथा साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं, कि उन्हें इस कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में उन्होंने कहा। पुलिस ने विधिवत अपना कोरम पूरा किया। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर। हरिहर काका की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था उनके भाइयों ने कर डाली। रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया। जायज और नाजायज तरीके से प्राप्त हथियार जुटा लिए गए। हरिहर काका के ऊपर 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश
हरिहर काका घर से गांव में निकले तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते। रात में उनको चारों तरफ से घेर कर लोग सोते। उनके भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते। इधर ठाकुर बारी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार साधु ठाकुर बारी में आ गए थे। किसी के हाथ में त्रिशूल नजर आता तो किसी के कंधे पर फरसा। उन्हें देखकर ही डर लगता। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बारी जाना ही बंद कर दिया। महंत ने विभिन्न मठों, मंदिरों और ठाकुर बारियों के कुख्यात साधुओं को बुला लिया था। मैं आपको बता चुका हूं कि हरिहर काका को लेकर मेरा गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों ओर से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगीं। एक ओर के लोगों का कहना कि अब साधुओं और डाकुओं में कोई अंतर नहीं। छी छी, साधु होकर यह कर्म। महंत ने साधु संतों का नाम डुबो दिया। अब लोगों की नजर में न तो ठाकुर बारी की पवित्रता रह गई और न महत्व ही। लेकिन दूसरी तरफ के लोग कहते, बहुत अच्छा हुआ। धर्म के विकास और परमार्थ के लिए कभी कभी चोर डाकू का भी रूप धारण करना पड़ता है। इसमें दोष नहीं लगता। महंत जी ने तो अपने निजी स्वार्थ के लिए यह सब किया नहीं, एक पवित्र उद्देश्य को लेकर किया है। इसके लिए हरिहर का संकेत भी तो उन्हें मिला था। हरिहर की आंतरिक इच्छा उन्होंने लक्ष्य कर ली थी। और इधर तीसरी तरफ हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा अब चतुर और ज्ञानी हो चले थे। इतनी लंबी उम्र गुजारने के बाद भी जो ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था वह इधर की घटनाओं से प्राप्त हो गया था। वे महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं उसकी वजह सगे भाई का संबंध नहीं, उनकी जायदाद है। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है? हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को माध्यम बनाया है। हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया है, अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे। साथ ही अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे कि अपनी जायदाद अब वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे महंत की गिद्ध दृष्टि उन पर लगी रहेगी। सर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एक रास्ता है। हरिहर काका को वैसे लोग घंटों समझाते, सुबह दोपहर शाम रात गए यही एक चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। कहते, मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसीलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। हरिहर काका के भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन वे इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया, अपनी जिंदगी में नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो महंत और उनके सहयोगियों ने किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैनात थे, जो उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े कह रहे थे, सीधे मन से कागजों पर जहां जहां भी जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा
मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञानता की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया, ये सब एक ही बार उन्हें मार दें, वह ठीक होगा। लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेसर की विधवा की तरह शेष जिंदगी घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं। रमेसर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेसर के भाइयों ने लिख ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता, अगर रमेसर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखाड़ते होते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, मुझे मार दो, मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक घूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बारी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका उनसे छूट गांव में भाग जाने के लिए बेचैन थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ रखा था। प्रतिकार करने पर अब वे उन पर प्रहार भी करने लगे थे। अकेले वे कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब हरिहर काका के भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण हरिहर काका को पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उनकी आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग उनके दालान में जुटने लगे थे। ठाकुर बारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई, लेकिन हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग सबों को समझा देते कि परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी कब मानने वाले थे। उन्होंने तो वह तत्परता और फुर्ती दिखाई कि हरिहर काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। रातों रात वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर की तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बारी से बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद हरिहर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान थे। वह बहुत घबराए हुए लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। फिर उनके मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। हरिहर काका के भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। असल में हरिहर काका के भाइयों को इस बात की चिंता है कि वे जब उन लोगों से अलग अकेले रहने लगेंगे तब ठाकुर बारी के महंत पुनः उन्हें ले भागेंगे, और यही चिंता महंत जी को भी है। जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात हैं। अपने बूते हरिहर काका से यह संभव न हो पाता। जहां तक मैं समझता हूं, हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा
ठाकुर बारी और अपने भाइयों की ओर से ही उन्हें मिल रही है। ठाकुर बारी के साधु संत और हरिहर काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह तैनात हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही हरिहर काका के प्रति अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल के लोग प्रयत्नशील हैं। लेकिन हरिहर काका ने तो जैसे उनकी ओर पलटकर देखने की भी कसम खा ली है। हरिहर काका की ससुराल के लोग उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद बहुत कम आते थे, नहीं के बराबर। लेकिन यह सुनकर कि हरिहर काका अपने परिवार से अलग रहने लगे हैं, आते हैं और उन्हें अपने साथ ले चलने का प्रस्ताव रखते हैं। पर हरिहर काका से उनकी नीयत भी छिप नहीं पाती। वे भी धन हड़पने के ही चक्कर में हैं। वे उन्हें भी बैरंग वापस कर देते हैं। मेरे गांव में एक नेताजी हैं। वह ना तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे हरिहर काका का नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। उन दिनों मेरे गांव की चर्चाओं के केंद्र रहे हरिहर काका। घर, आंगन, खेत खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन हरिहर काका के प्रसंग के समक्ष उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती, फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों में से किसी को भी अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों ने जबरन अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकार के कानून पर जो जितना जानता होता, उससे 10 गुना अधिक उगल देता। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता। आशंकाएं बनी ही रहती। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते कि उत्तराधिकार ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठाकुर बारी के साधु संत और हरिहर काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह समूचे गांव में फैल जाती। खबर झूठी है या सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती, वह नमक मिर्च मिला उसे आगे बढ़ा देता। एक खबर आई कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात आगे बढ़ती ही नहीं। एक दूसरी खबर आई कि हरिहर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बारी के साधु संतों और उनके भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। एक तीसरी खबर आई कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के कुख्यात डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर काका के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। डकैती तो वह करता ही है। भाड़े पर खेत दखल और हत्या करना उसका मुख्य धंधा है। एक चौथी खबर आई कि महंत जी ने भी निर्णय ले लिया है। हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे।
धर्म के नाम पर जितनी सहायता उन्हें मिलेगी उसका दशांश भी हरिहर के भाई नहीं पा सकेंगे। वह क्या खाकर लड़ेंगे? हाथी पर चढ़कर अयोध्या, प्रयाग, हरिद्वार से जब हजारों की संख्या में नागा यहां पहुंचेंगे तब किसकी मजाल जो सामने आए। वो इस पूरे गांव को धूल में मिला देंगे। हरिहर ने ठाकुर जी के नाम पर अपनी जमीन लिख दी है। अब तो वह ठाकुर जी की संपत्ति है। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से मेरे गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका, वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करें विलास। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उसका भोग लगाते हैं। हरिहर काका की खटिया के पास ही चौकी पर पसर दिन भर ताश खेलते हैं तथा सामने की गली से गुजरने वाली गांव की लड़कियों को घूरा करते हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।